तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व पर भोजन पकाते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तथा उसके फैटी एसिड विभक्त हो जाने कि उसके फैटी जो एसिड होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं। अब फैट होता कहाँ है? फैट होता कहाँ? फैट भाई फैटी एसिड मिलता कहाँ पर है? तो फैटी एसिड हमको फैट से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है भाई, फैटी एसिड बोला है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फैटी एसिड हो जाएगा। जो फैटी एसिड जो होता है हमारा वह साथ से मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वायु के ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है? वायु के ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है कौन सा पोषक तत्व? ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है खनिज तत्व, सी है कैरोटीन एंड डी हमारा है प्रोटीन। तो वायु के संपर्क में आने के कारण हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। स्कर्वी रोग का दूसरा नाम क्या होता है? नाभिक रोग, क्योंकि सबसे पहले यह रोग नाभिकों में देखने को मिला था, मछुआरों में देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है, भोजन में नमक का प्रयोग करने से निम्न में कौन से खनिज तत्व की मात्रा में बढ़ोतरी होती है? कौन सी खनिज तत्व? यहाँ पे नमक दिया गया है तो मैं बता दूं, नमक जो हमारा लवण होता है इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सोडियम धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोडियम। सोडियम खनिज हमारा तत्व होता है सोडियम। तो यहाँ नमक के प्रयोग से सोडियम की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। भाई लवण का फार्मूला क्या होता है? NaCl और Na को हम बोलते हैं सोडियम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य पकाने पर प्रोटीन पर पड़ने वाले प्रभावों पर बल देने वाला बिंदु है कौन सा? प्रोटीन पर पड़ने वाले प्रभावों पर बल देने वाला बिंदु है कौन सा बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए है पकाने की क्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाती है। हाँ, अगर खाना पका रहे हैं तो आपकी जो प्रोटीन होती है वो सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, यह जल में घुलनशील नहीं, जल में घुलनशील नहीं होती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत प्रभाव पड़ता है, ये गर्म करने पर ये सिकुड़ जाती है, हानि पहुँचती है तथा फैटी एसिड विभक्त होता है। इसमें फैटी एसिड होता नहीं, पहली बात तो फैटी एसिड हमारा फैट में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, पकाने की क्रिया से प्रोटीन जमकर सिकुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से निम्नलिखित में से किन खनिज तत्वों की हानि होती है? यानी कि पका हुआ भोजन है और उसमें अगर पानी फेंक देंगे, उसका बाहर निकाल देंगे, जैसे सब्जी होता है, सब्जी में क्या होता है? रस होता है, और रस को अगर निकाल के आप फेंक देंगे तो किस तत्व की हानि होगी? किस तत्व की हानि होगी? तो वहाँ पर जो हमारी हानि होती है पोटेशियम की होती है, कैल्शियम की होती है, लोहे की होती है। जनरली यही देखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोजन को लोहे के चाकू से काटने पर या लोहे के बर्तन में पकाने से भोजन में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? भोजन में देखो, घर में कहते हैं कि अगर आपको सही में लौह तत्वों की कमी है तो आप लोहे की कढ़ाई में भोजन का सब्जी बनाएं और उसका सेवन करें तो आपके शरीर में लौह तत्वों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी धीरे धीरे। तो क्या होगा? लोहे के चाकू काटने से और लोहे के बर्तन में खाना बनाने से आपके शरीर में लौह तत्वों की बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भोजन में लौह तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है जिससे हमारे शरीर को लौह तत्वों की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित थायमिन पोषक तत्व नष्ट हो जाना निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण पर स्पष्ट बल देता है? कौन से स्पष्ट बल देता है? थायमिन पोषक तत्व को नष्ट हो जाने निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण पर स्पष्ट बल देता है? राजमा चना पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। भोजन के पानी में यथावत रखना नहीं, खाना पकाते समय तेज प्रकाश के प्रकाश मतलब होता है फिल्म बढ़ाकर, स्टार्च का कड़ फूल कर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजमा चना पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग करना थायमन पोषक तत्वों के नष्ट हो जाना होता है। देखो मतलब कैसे बता दें, जैसे राजमा पका रहे हैं,
राजमा पका रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप थायमिन जो हमारा पोषक तत्व होता है तो वो नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है मैं बता रहा हूँ कि देखो, आप जब राजमा जो पकाते हैं उसमें अगर आप सोडा डाल देंगे तो राजमा जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? और आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर आप गोलगप्पा बनाते हैं या कोई फूलने वाली सामान बनाते हैं तो उसमें आप सोडा डालते हैं। सोडा का काम ये होता है कि जब सोडा आप आटे में मिला दिए तो आटे को जब गोलगप्पा बनाएंगे, उसको तलेंगे तेल में, तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ पर CO2 गैस निकलती है। और जब CO2 गैस निकलती है तभी हमारा क्या होता है, गोलगप्पा फूल जाता है। ठीक, गोलगप्पा फूल जाता है, जो भी पदार्थ होते हैं फूल जाते हैं, वहाँ पर CO2 गैस निकलती है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो इसीलिए खाना बनाते समय सोडे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोडे का प्रयोग करते हैं सामान को फुलाने में। जैसे रसगुल्ला बनाते हैं वहाँ पर सोडे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलाद को पहले से काट कर रखने पर उसमें विद्यमान विटामिन C नष्ट हो जाता है। सलाद को पहले से काट कर रखने पर उसमें विटामिन C नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? नाइट्रोजन के संपर्क में आता है। जो हमारे वायु में नाइट्रोजन होती है उसके संपर्क में जब विटामिन C आती है तो वो हमारी नष्ट हो जाती है। ठीक है, वो नष्ट हो जाती है, विटामिन C नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो वातावरण में जो हमारी N2 है वो विटामिन C जब के संपर्क में आएगी तो हमारा विटामिन C नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आज हमको नया क्वेश्चन मिला है तो आप इसको रट लीजिएगा कि अगर आप सब्जी को या सलाद को काट कर रख देंगे तो जो हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है वो उससे रिएक्शन करेगी और आपका विटामिन C नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? कौन सा पोषक तत्व है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट भी हमारा न्यूट्रेंट होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है, खनिज भी होती हैं, लवण भी होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पोषक तत्व वो होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और क्या होते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, वो भी हमारे न्यूट्रेंट होते हैं। हरी सब्जियों को काटने के बाद धोने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि काटने से पूर्व कि अच्छी तरह से धो दिया जाना चाहिए। क्यों धोना चाहिए भाई? क्यों धोना चाहिए? तो सब्जियों में जो हमारी देखो, सब्जियों में कैसे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आप धो देंगे तो वो पानी के साथ बह जाएंगे। जैसे मान लो आप कोई खट्टा पदार्थ धो रहे हैं, आंवला धो रहे हैं काट के, तो आंवला में विटामिन C होता है, तो जब आंवला को धोएंगे आप तो पानी के साथ विटामिन C आपका बह जाएगा। इसलिए बहुत सी सब्जी जो होती हैं, सलाद होते हैं, उनको काटने से पहले धोना चाहिए, बाद में नहीं धोना चाहिए, नहीं तो उनके पोषक जो तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सब्जियों में निहित पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाएंगे अगर आपको पहले धोना है तो। अगर काटने से पहले धोएंगे तो आपके जो पोषक तत्व हैं सब्जी में वो बह नहीं पाएंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल को पकाने से पूर्व अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें चावल की ऊपरी परत में उपस्थित कौन सा पोषक तत्व होता है जो पानी के साथ घुल कर चला जाता है। पानी के साथ घुल कर चला जाता है। तो हमारी जो विटामिन B2 होती है ये चावल में पाई जाती है। किसमें? चावल में पाई जाती है। तो अगर आप चावल को रगड़ के हाथ से, जैसे मान लो घर में चावल बनाना हुआ तो आप चावल को जिस बर्तन में निकालते हैं उसमें रगड़ के अगर धो रहे हैं तो विटामिन B2 बह जाएगा। इसीलिए घर में एक कहावत होती है या कुरीतियाँ होती हैं, अंधविश्वास है कि चावल को कभी भी 3 पानी से नहीं धोना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 पानी से, उसका देखो वहाँ पर तो मान लो कुरीति हो गई, अंधविश्वास है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि अगर वहाँ पर आप 3 बार धोएंगे तो आपके जो पोषक तत्व है वो बह जाएंगे। इसीलिए कुरीतियाँ या परंपराएं या अंधविश्वास है कि आप चावल को 3 बार से नहीं धोना है। उसका मेन रीज़न यही है कि आप चावल को अगर 3 बार से अधिक धोएंगे तो चावल में जो विटामिन B2 होता है वो बह जाएगा, पोषक तत्व है बह जाएगा। इसीलिए जो हमारे समाज में अंधविश्वास होता है उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रीजन जरूर लिंक करता है। तो चावल को इसीलिए 3 पानी से नहीं धोना चाहिए। सभी ने सुना होगा, शायद जानते भी हों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विटामिन B2। नेक्स्ट देखेंगे, सब्जियां पकाते समय कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? कम से कम, अब देखो ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा भोज्य पदार्थों को जो हमारे बनाने संबंधी क्वेश्चन थे उसको लेकर आए हैं। ठीक, जनरली आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब्जियां पकाते समय कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो, जो सब्जी से पका रहे हैं, जो पानी छूटता है उसमें पानी में घुल जाते हैं। मान लो क्या है, आपने पानी ज़्यादा, वैसे आपने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया तो उसमें पानी अगर ज़्यादा कर देंगे तो उसको फेंक देंगे। इसीलिए मान लो कोई सब्ज़ी होती है, ऐसी होती है जिसमें पानी छूटता रहता है,
पानी छूटता रहता है तो उसमें पानी और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और पानी जब छूटेगा, मान लो कोई सब्जी है, मान लो आप आलू धो रहे हैं, आलू बना रहे हैं, तो आलू में जैसे आप आलू पकाना स्टार्ट किए तो आलू में से कार्बोहाइड्रेट बाहर निकलेगा, तो रसा में घुल जाएगा। तो आप अगर रसा ज़्यादा होगा तो आप फेंक देंगे तो बेकार हो जाएगा, इसलिए आप इतना डालिए कि ये बेकार ना जाए और जो पोषक तत्व बाहर निकल आते हैं रसे में वो बरकरार रहें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सब्जी के पकाने के दौरान जो पानी छूटता है उनके विटामिन पानी में घुल जाते हैं, यानी कि पोषक तत्व विटामिन घुल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल में अघुलनशील है? कौन जल में अघुलनशील है? तो हमारा विटामिन ए और डी और के ये हमारे अघुलनशील होती हैं। यहाँ पर विटामिन ए हमारा होता है, कैरोटीन भी होता है हमारा, कैरोटीन ये भी हमारा जल में अघुलनशील होता है। विटामिन ए और कैरोटीन ये भी हमारा जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों, क्योंकि हमारा जो विटामिन ए होता है और कैरोटीन होता है ये दोनों जल में अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, खाद्य पदार्थों को ढक कर पकाने से किस कारण वे शीघ्र पक जाते हैं तथा उनकी सुगंध भी बरकरार रहती है? सुगंध भी बरकरार रहती है। भोजन पकाते समय एक हमें चैप्टर है, भोजन पकाते समय खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो उसी में चैप्टर ये था कि आप जहाँ तक पॉसिबल हो खाना को जो हमारे भोजन होता है उसको बंद बर्तन में बनाएं, यानी कि बर्तन ढका हुआ और ऐसा इस्तेमाल, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, तो उसमें क्या होता है पोषक तत्व जो होते हैं वो बाहर नहीं उड़ पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसमें कहा गया है ढक कर पकाने से किस कारण शीघ्र पक जाते हैं और तथा उनकी सुगंध बरकरार रहती है? उनकी सुगंध बरकरार रहती है। तो जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसमें प्रेशर जो होता है वाष्प दाब के कारण जो होता है, इसलिए चावल जल्दी पक जाता है, क्योंकि अंदर क्या है वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप टेम्परेचर जब राइज करेंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो आपका जो भोजन होगा जल्दी पक जाएगा। इसीलिए प्रेशर कुकर में आप खाना जल्दी बना पाते हैं। अगर कोई मतलब ओपन वाला बर्तन होगा, यानी खुला बर्तन होगा, तो उसमें अगर आप चावल बनाते हैं तो उसमें कुकर की अपेक्षा काफ़ी समय लगा, तो आपके समय भी लगेगा, आपकी गैस भी लगेगी और आपका क्या है पोषक तत्व भी बह जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कुकर में खाना बनाने से क्या फ़ायदा है? आपका खाना जल्दी बनेगा, गैस जल्दी बचेगी, ठीक है, और आपका क्या है पोषक तत्व जो होंगे वो बाहर उड़कर नहीं जा पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये हमारे होते हैं प्रेशर कुकर में खाना बनाने के फ़ायदे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाली तकनीकी तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करने की विधि क्या कहती है? उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम खाद्य परिरक्षण बोलते हैं, कि खाद्य का रक्षण कर रहे हैं, यानी कि परिरक्षण कर रहे हैं, लंबे समय तक बचा रहे हैं। जैसे क्या होता है, स्टोर में आलू रखते हैं, आप स्टोर में आलू रखते हैं, फ्रिज में क्या रखते हैं आप पनीर रख देते हैं, तो पनीर आपकी 2 दिन चल जाती है, जाड़े में तो 3 दिन चल जाएगी। तो क्या है आपको वहाँ पर क्या है खाद्य का परिरक्षण हो रहा है, उसका रक्षण हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? आप ठंडी में उसको रख रहे हैं, आप फ्रीजर में रख रहे हैं। तो फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होगा? खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर रहे हैं, यानी कि जो खाने वाली चीज़ों हैं उनका रक्षण कर रहे हैं। तो हमारा होता है खाद्य परिरक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दूध को धीमी आंच पर उबालना चाहिए, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? दूध को धीमी आंच में उबालना चाहिए, तो इससे क्या होगा? जो आपके जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया पनपते हैं दूध में वो नष्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक दूध में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ये दूध को दही बनने में सहायक होता है। और मैं बता दूं अभी मेरे दिमाग में हाँ, और एक आता है दूध का पाश्चुरीकरण करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हम जब दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं तो उस दौरान दूध का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? तो लिख लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 सेकेंड तक गर्म करना ही हमारा पाश्चुरीकरण कहलाता है। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड गर्म करने की विधि जो होती है वो हमारी पाश्चुरीकरण होती है। जो आप पैकेट वाला दूध पीते हैं, अमूल का हो गया, ज्ञान का हो गया, वो हमारा पाश्चुरीकरण दूध होता है। उस पर आप देखिएगा दूध पे लिखा होता है पाश्चुराइजेशन, ऐसा लिखा होता है। तो उस पर सब पढ़ेंगे तो उस पर सब लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खाद्य पदार्थों के हानिकारक तत्वों से संपर्क होने की क्रिया कहलाती है। हानिकारक पदार्थ मतलब क्या हो गया? वो दूषित हो गया, यानी कि संदूषित हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा संदूषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वे सूक्ष्म जीवाणु जो अधिक बढ़ने पर हरे, काले आदि रंगों के दिखाई देने लगते हैं और
पनीर, जेली, जैम, मुरब्बा आदि पर जाल समान छा जाते हैं कहलाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे आपका अचार घर में ख़राब हो जाता है तो उस पर फफूंद लग जाता है। वो फफूंद क्या होती है, काले रंग की हो जाती है, यानी कि काली काली फफूंद होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फफूंदी ही बोलते हैं, उसे हम फफूंदी बोलते हैं। कहेंगे कि अचार में फफूंदी लग गई, यानी आपने देखा होगा कुछ रुई के जैसा लग जाता है काला काला, तो हमारा फफूंद होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अचार में आप घर में देखे होंगे, सब लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे। नेक्स्ट है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए कौन आवश्यक नहीं है, कौन आवश्यक नहीं है। देखो बोतलों में क्या है, कौन सा आवश्यक नहीं है, फलों का धीरे धीरे पकना बिल्कुल सही है। फलों में सांद्र गंधक अम्ल मिलाना, ये भी सही है। बोतल में निहित वायु को बाहर निकालकर सीन बंद करना, बोतलों में निहित वायु ये आवश्यक नहीं होगा। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से मार्ग गर्म करना, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसकी बाहर निकाल कर उसकी सील बंद नहीं कर सकते। तो कोई क्वेश्चन में डाउट है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है पूछा, रुको सॉरी देखो यहाँ पर पूछा है बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए, यानी कि बोतल के अंदर फलों को संरक्षण के लिए कौन आवश्यक नहीं है। तो देखो फलों को धीरे धीरे पका सकते हैं, बिल्कुल सही है। फलों में सांद्र गंधक अम्ल कहाँ मिलाएंगे और ख़राब हो जाएगा। बोतलों में निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, कि को निर्वात, बोतल में निर्वात उत्पन्न करना, तो बोतल में हमारा जो फल होगा सुरक्षित रहेगा। फलों की बोतलों की पर्याप्त रूप से गर्म करना, ये भी सही होगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फलों में सांद्र गंधक अम्ल मिलाना, ये हमारा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नमक लगाकर तथा इसे सुखाकर संरक्षित जाती हैं। कौन सी वस्तुएं होती हैं जो नमक लगाकर, तो देखिए निम्नलिखित कौन सी वस्तुएं नमक लगाकर तथा इसे सुखाकर संरक्षित रखी जाती है। देखा होगा चावल को नमक कहाँ लगाते हैं, दाल में नमक कहाँ, सब्जियों में कहाँ लगाते हैं, मांस में लगा देंगे, मछली में लगा देंगे, अमचूर में लगा देंगे, इमली में लगा देंगे, आलू में कहाँ लगाते हैं, टमाटर में नहीं लगाते हैं, परवल में नहीं लगाते हैं, ठीक है, गोभी नहीं लगाते हैं, अचार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मांस, मछली और टमाटर, मांस, मछली, अमचूर और इमली। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किन किन ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डिब्बा पिचका हुआ, जंग लगा हुआ, फूला हुआ नहीं होना चाहिए। डिब्बे पर लगे लेबल पर पैक की तिथि खराब होने की संभावित तिथि को अवश्य पढ़ना चाहिए। डिब्बा अच्छी कंपनी द्वारा निर्मित तथा मानकीकरण चिन्ह द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। डिब्बे पर लगे लेबल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान नहीं देना, तो अब क्या, जब लेने जाएंगे तो क्या देखेंगे, डिब्बा पर पिचका होना, बिल्कुल बात सही है। डिब्बे पर लगे लेबल की पैक तिथि, ये भी सही है। डिब्बा अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन डिब्बे पर लगे जो लेबल है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन बे ऐसा भी हमारी सही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उस पर कोई भी किसी प्रकार की जंग नहीं लगने पाएगी और ना ही कोई प्रकार की दिक्कत होगी। देखो आप अगर जो हल्का सा वायर लगा देंगे तो उसके चारों ओर तो जंग नहीं लगेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो हमारी जो राइबोफ्लेविन होती है ये जल में घुलनशील होती है। कौन सी जल में घुलनशील है, बी और सी। ये विटामिन जो होती हैं, विटामिन बी सी क्या है भाई, विटामिन सी, यहाँ पर विटामिन ए लिखा है, तो अगर यहाँ पर विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, अभी ये आया था, तो जल में ये हमारी वसा में अघुलनशील होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, यानी कि राइबोफ्लेविन भी होती है और कैरोटीन भी होती है, जल में घुलनशील होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी विटामिन कैरोटीन भी होती है, ये राइबोफ्लेविन, ये हमारे जल में घुलनशील होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी व सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन खाना पकाने के दौरान यदि उसमें खाने का सोडा मिला दिया जाए तो थायमिन नष्ट हो जाएगा? कौन सा थायमिन नष्ट हो जाएगा? तो उसमें अगर चना का है, राजमा की है, दोनों में थायमिन पाया जाता है। चना और राजमा में थायमिन पाया जाता है और उसमें अगर आप सोडा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थायमिन नष्ट हो जाएगा सोडे के उपयोग से। तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण के अनेक तरीके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? खाद्य परिरक्षण की विधि नहीं है तो यहाँ पर प्रशीतन यानी कोल्ड स्टोर, निर्जलीकरण करना, मतलब जैसे निर्जलीकरण जो होता है खाद्य संरक्षण कैसे होता है। जैसे आप घर में अचार बनाते हैं मम्मी, तो वहाँ पर निर्जलीकरण करते हैं, अचार को काट कर उबाल कर धूप में सुखाते हैं, उसका निर्जलीकरण करते हैं, यानी कि उसमें जो जल होता है उसको उड़ा देते हैं धूप में, तो उसको हम मतलब पानी नहीं होना, निर्जलीकरण यानी कि उसमें जल नहीं रह गया, तो हमारा होता है निर्जलीकरण प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अगर आप वो निर्जलीकरण कर देंगे तो आपका जो खाद्य पदार्थ है वो संरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, नहीं पूछा है तो ऑप्शन ऑक्सीकरण नहीं होती, बाकी निर्जलीकरण भी होता है, प्रशीतन यानी कोल्ड स्टोर भी होता है और खमीरीकरण भी होती है, लेकिन ऑक्सीकरण नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रखी हुई सब्जियों या फलों को अधिक समय तक रखने पर स्वतः सड़ने लगते हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है वो एंजाइम होते हैं जो आपकी सब्जियों और फलों को सड़ाने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये पतले तार की तरह, देखो क्या है, ये पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक है, तथा सीलन और अंधकार में अधिक पनपते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर रूई की भांति, अभी मैंने बताया था कि जो रूई की भांत लग जाती है उसे फफूंद बोलते हैं, भांत छा जाते हैं, अधिक बढ़ने पर एक काले तथा नीले रंग के हो जाते हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर खाद्य पदार्थों नष्ट करने वाले पदार्थ, अभी मैंने बताया फफूंद। अपने घर में अचार होगा, अचार जब खराब हो जाता है तो उस पर रुई की तरह काला या नीला एक प्रकार का जम जाता है, वो हमारा फफूंद होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पके हुए भोजन या का पानी फेंक देने से किस खनिज तत्व की हानि हो जाती है? तो जब कोई भी भोजन होगा उसमें अगर पानी फेंक देंगे, जो भी लौह तत्व होंगे या खनिज पदार्थ होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, चाहे लोहा हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे सोडियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कैल्शियम हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सोडियम, लोहा, फास्फोरस सभी पाए जाते हैं और ये बह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चावल की ऊपरी परत में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, तो चावल की जो ऊपरी परत होती है उसमें विटामिन B2 पाया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन B2 अभी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन युक्त पदार्थ है? प्रोटीन युक्त पदार्थ है तो भाई देखो, पनीर में भी निकलती है, पनीर में भी निकलती है पनीर प्रोटीन, मछली में भी प्रोटीन होती है, मांस में भी होती है, दाल में भी होती है, सेम में भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मांस भी हो जाएगा, बी मछली भी हो गई, सी पनीर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो होते हैं हमारे प्रोटीन के उच्च स्रोत होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, खमीर सर्वप्रथम किसको शर्करा में फिर शर्करा को अल्कोहल तथा कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं? किसको परिवर्तित कर देते हैं? तो हमारे कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कार्बो होता है CHO, ठीक है, 1:1 अनुपात में होता है, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जीवाणु साधारणतया कितने ताप पर अधिक पनपते हैं? कितने ताप पर अधिक पनपते हैं? तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री से 120 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीत संग्राहगर में मक्खन के संग्रह के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? यानी कि जहाँ पर कोल्ड होता है, स्टोर होता है, वहाँ पर अगर मक्खन को स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो वहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 25 फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं भी एग्जाम में आपको देखने मिलता है 18 से 25 फ़ारेनहाइट, लेकिन आपको जनरली जो ऑप्शन होता है उसको पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को डाला जाता है, किस में डाला जाता है? किसमें डाला जाता है? गर्म जल में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो भी डिब्बा बंद सामान होते हैं उसको संक्रमण प्रक्रिया की समाप्त करने के लिए, यानी किसी प्रकार का संक्रमण, तो देखो मान लो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, बना ही नहीं पा रहे हैं, ये बोतल है और इस पर संक्रमण हो गया नहीं बाहरी, और ये बोतल क्या है? सील बंद है,
ठीक है। और इसमें अगर संक्रमण हो गया तो आप क्या करेंगे, बोतल के बाहर संक्रमण हुआ है ना, तो आप इसको गर्म पानी में डाल देंगे तो बाहर जो हमारे कीड़े मकोड़े कीड़े और बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये जब गर्म जल में डालेंगे तभी तो ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया पर्यावरण को कितने तापमान पर निष्क्रिय कर देते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये कितने तापमान पर, कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यानी कि अब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे वो निष्क्रिय नहीं होंगे, यानी कि मर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पानी सुरक्षित रहता है, पानी सुरक्षित रहता है एग्जाम में, पनीर जो सुरक्षित रहता है ये हमारा 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है पनीर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों की हानि होने से प्रमुख कारण क्या होता है। उसका प्रमुख कारण होता है कि सब्जियों को महीन टुकड़ों में काट देते हैं, तब हमारा जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन से दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है। जब हमारा भोजन सड़ता है तब हमारी भोजन से क्या आती है, दुर्गंध आती है। और जब भोजन सड़ता है तो उसमें क्या उसका योगदान होता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, कि जीवाणु जब आते हैं तो हमारा भोजन से दुर्गंध आने लगती है, भोजन खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाने का सोडा भोजन में प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों में नष्ट होने वाला पोषक तत्व है। तो हमारा पोषक तत्व नष्ट होता है वो हमारा विटामिन बी नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विटामिन बी मतलब होता है थायमिन, जो राजमा मिलता है और आपके जो राजमा मिलता है और किसे मिलता है, अभी मैंने बताया था, एक राजमा बताया था और एक चना बताया था। तो जो राजमा और चना होता है इसमें थायमिन मिलता है, विटामिन बी, ठीक, वो नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में तेल, घी व मिर्च मसालों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये पदार्थ मुख्यतः प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, ये हमारे भोजन के प्राकृतिक स्वाद को खराब कर देते हैं। यानी कि आप मिर्च मसाला लगाएंगे तो जो भोजन का असली स्वाद होता है, जो प्राकृतिक स्वाद होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु की वृद्धि डॉट डिग्री फ़ारेनहाइट पर रुक जाती है। जब टेम्परेचर आप 40 डिग्री कर देंगे, फ़ारेनहाइट कर देंगे, तो वहाँ पर जीवाणु की वृद्धि और विकास होता है वो रुक जाता है, वो मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो देखो विटामिन सी भी जल में घुलनशील होती है, विटामिन ए नहीं होती है, कैरोटीन भी घुलनशील होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन नहीं होता, चायमिन भी होता है। तो देखिए 1 रुको फिर से बता रहा हूँ, विटामिन सी भी घुलनशील होता है, विटामिन ए आपका नहीं होता है, ठीक है। विटामिन इसको यहाँ पे सही करिए, विटामिन सी घुलनशील होता है, विटामिन ए नहीं होता, कैरोटीन भी घुलन होता है, राइबोफ्लेविन भी घुलन होता है, यानी कि बी जिसका भी होता है, चायमिन भी होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल विटामिन जो हमारा ए है ये घुलनशील नहीं है, ये हमारा वसा में घुलनशील है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव क्या है भाई, खमीर भी नष्ट करता है, फफूंदी भी नष्ट करता है, बैक्टीरिया भी नष्ट करता है। तो 1 2 3 तीनों हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य परिरक्षण की विधि के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है भाई, खमीरीकरण भी आता है, ठीक है। निर्जलीकरण मैंने बता दिया कि मम्मी जब अचार बनाती हैं तो उस धूप में सुखाती हैं, उसका निर्जलीकरण करती हैं। खाद्य परिरक्षण की करती हैं, प्रशीतन यानी कोल्ड स्टोर, डिब्बा बंद संरक्षण यानी कि सील, जो हमारे डिब्बा बंद होते हैं, सील पैक्ड जो डिब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उनमें जो खाद्य पदार्थ होता है। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 तीनों हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सारे कूट वाले आ रहे हैं भाई साहब। खाद्य पदार्थों को ढक कर पकाने से होने वाला लाभ क्या है। होने वाला लाभ क्या है, वास का दबाव पड़ता है जिससे भोजन जल्दी पक जाता है, बिल्कुल बात सही है। जिससे भोजन की सुगंध बनी रहती है, नहीं भोजन बाहर की सुगंध नहीं जा पाती है। निहित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, उसमें जब निहित जीवाणु होंगे क्या, जब होंगे क्या तो नष्ट कोई मतलब नहीं है। फिर विटामिन B2 की मात्रा बनी रहती है, बिल्कुल भाई सही है। स्वाभाविक स्वाद बनाता है, स्वाभाविक स्वाद कहाँ भाई, खाना बन जाता तो अलग स्वाद हो जाता है। तो यहाँ पर वो 1 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रशीतन की श्रेणियाँ हैं, प्रशीतन की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो मैं गहरी श्रेणी भी होती है, ठीक है, और आपका शीत संग्रह आगार, ठीक, ये भी होता है। और आपका देख लीजिए यहाँ पर
चिल संग्रह यानी कि चिल संग्रहगार भी होता है, उष्ण नहीं होता है, गैस भी होता है यानी गैस संग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी सब पूछने वाले आ रहे हैं आज साहब भाई साहब। भोजन को पकाने और वसा पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं? वसा पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, भोजन पके से वसे तक प्रभावित नहीं होते, गलत प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा गया है बहुत अधिक ताप पर वसा को अत्यधिक गर्म करने से वसा के फैटी एसिड विभक्त होते हैं। अभी मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, दूसरा भी सही हो गया। अब बात करेंगे पकाने पर वसा जमकर सिकुड़ती नहीं, प्रोटीन सिकुड़ती है, गलत हो जाएगा। वसा का जिलेटनीकरण हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भोज्य पदार्थों में निहित वसा नष्ट हो जाते हैं, नहीं नष्ट होते हैं, वो फैटी एसिड में टूट जाते हैं। वसा को अधिक मात्रा में गर्म करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य पदार्थों के विशेष विधि के संग्रहण हेतु निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर चावल को भंडार में रखने से पूर्व इनमें पिसी हुई हल्दी व सरसों का तेल मिलाकर देना चाहिए, सही है। ठीक है, दालों को सदैव आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक दलवाना चाहिए, बिल्कुल सही है। घी में छोटी सी नमक की डली डालकर अधिक समय तक के लिए संग्रहित किया जा सकता है, ये गलत है। चावल को भिगोकर धोना चाहिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? 1 2 3 रुको, 1 2 3 1 2 3 तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें खाद्य पदार्थों के नष्ट होने का एकमात्र कारण बाह्य वातावरण नहीं, आंतरिक कारण भी होता है। वायुमंडल के समस्त वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवाणु खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं, ये बात सही है। फिर है फफूंदी सूक्ष्म जीवाणु होता है जो नमी तथा अंधकार में फैलता है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया अभी भी। भोजन में दुर्गंध होना तथा इसका स्वाद खराब होना आदि के लिए बैक्टीरिया जीवाणु दोषी है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।